Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियों से सजा एक वीडियो वायरल हो रहा है। गड्डियां ऊंचियां रखियां, तरतीब में रखियां, तरतीब जिनमें 2 अक्षर लिखे हैं अंग्रेजी की वर्णमाला के नियमों के विपरीत। जहां डी के बाद ई नहीं, ई के बाद डी आता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 6 मई को रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्प और उनके अन्य करीबियों के घर हुई। छापेमारी में अब तक कुल 33 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। मामला ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ये मामला शुरू होता है साल 2019 से, जब चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहाँ ईडी ने रिश्वत के मामले में छापेमारी की। ईडी ने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया। तब से वो जेल में है, लेकिन पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये पैसा एक मिनिस्टर के पास पहुंचाया जाता है और यहीं से झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया। ईडी की जांच आगे बढ़ी तो आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल की भूमिका भी सामने आई। संजीव लाल की जांच शुरू हुई तो उनके नौकर और उनसे जुड़े अन्य लोगों के यहाँ छापे भी मारे गए, जहां से अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हो चुका है। साल 2000 में पहली बार विधायक बने आलमगीर आलम झारखंड की पाकुड़ विधानसभा से 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। सचिव के हाउस हेल्प के यहाँ से कैश बरामद होने के बाद आलम ने कहा कि उनके सचिव संजीव लाल एक सरकारी कर्मचारी हैं और वो इसके पहले 2 अन्य लोगों के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के बीच हुई इस छापेमारी और बरामदगी पर राजनीति भी गर्म हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर में मंच से ये मुद्दा उठाया। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस और सत्तारूढ़ जेएमएम की तरफ से ये सफाई आई। एनआईओ को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है, और ये जो पैसा मिला है इसके बाद को कुछ करने के लिए नहीं है, किस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाल है और यही हाल इसके यहाँ के उम्मीदवार का। झारखंड से आज जो नोटों की गड्डियां आ रही हैं सामने, जिनकी तस्वीरें, वो पहली बार नहीं। आपको याद होगा दिसंबर 2023 में कांग्रेस सांसद धीरेन्द्र साहू के घर हुई छापेमारी के दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। तब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। दर्शकों को याद होगा, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब जेल में हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं और उनके बाद ही चंपई सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेर रही है और उधर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर चुनाव पर होगा, इसे जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकार आनंद दत्ता से। मेरा जो आकलन ये कहता है कि वोटर तय कर चुका है कि अब उसको वोट कहाँ देना है। उसमें मतलब दाएं बाएं होने का अब सीन खत्म हो चुका है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत कि इस घटनाक्रम का पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर मिलेगा, क्योंकि मतलब भ्रष्टाचार के मामले वो डायरेक्ट हमला करने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं थे। पुराने मामले गिना रहे थे लेकिन वो चर्चा में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी का जो ताजा मामला है, ये अब इलेक्शन के लास्ट फेज तक ये चर्चा में रहेगा और अटैक करने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब अगर इंडिया अलायंस को ये जो पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलेगा, उसको अगर कम करना है तो उसको दोबारा से
इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला उठाना होगा, जिसको कि वो इस लाइन पर लेकर चले गए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि बीजेपी ने इसमें घोटाला किया है, चंदा दिया है, धंधा दिया है, फिर चंदा लिया है। वो जो एस्टैब्लिश वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो दोबारा करना होगा, जिसका कि टाइम अब बहुत बचा नहीं है। और यानी एक बात और इसमें पॉइंट करने लायक है कि झारखंड वो इलाका है जहां अधिकतर वोटर, मतलब खासकर ग्रामीण इलाका में अधिकतर वोटर को ये नहीं पता है कि वहां कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, मतलब कैंडिडेट का नाम क्या है। यहाँ तक कि रांची जो राजधानी है, वहां से अगर मात्र 60 किलोमीटर खूंटी लोकसभा का क्षेत्र के कुछ इलाकों में अगर हम जाते हैं, तो वहां अगर वोटर से पूछते हैं कि कौन प्रत्याशी आपके यहाँ से खड़ा है, वो प्रत्याशी का नाम जानने, मतलब नाम बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको पता है कि किस छाप को वोट देना है, ये वो बता देता है। तो उन इलाकों में इन पैसों की बरामदगी या ईडी लिखा हुआ ईडी का नोट, वो बंडल, वो सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। झारखंड में अभी तक चुनाव नहीं हुए, 13 मई से यानी चौथे फेज से वहां मतदान शुरू होगा। दूसरी सुर्खी, कश्मीर के पुंछ में 4 मई को सैन्य बलों पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद कुछ ऐसे बयान आए जिन पर नया विवाद छिड़ गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत चन्नी ने 5 मई को कहा था कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट करके बीजेपी को जिताने की जमीन तैयार की जाती है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई और फिर आई चन्नी की सफाई। उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी पंजाब में भी, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? एक और बयान आया, ये था नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का। ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए आया था। अब्दुल्ला के बयान के बाद भी विवाद हुआ और फिर आई प्रतिक्रियाएं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। आज तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ सिरफिरे नेता कभी कभार ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, और कभी कुछ सिरफिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए हमले के बारे में भी संक्षेप में जानकारी फिर से जान लीजिए। भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला 4 मई की शाम को हुआ। एक जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हुए, 4 जवान घायल हैं।
भारतीय वायुसेना ने एक्स पर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुंछ जिले के शाह सितार के पास सेना के काफिले को निशाना बनाया गया जब जवान जरनवाली से वायुसेना स्टेशन की ओर जा रहे थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद आतंकवादियों का क्या हुआ, उनकी तलाश में उस जंगल के इलाके में सघन तलाशी जारी है। दिन भर की और खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति के कथित घोटाले वाले केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि उन्हें राहत देने के लिए सही समय नहीं है। कोर्ट और जमानत से जुड़े और भी कुछ अपडेट्स हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्हें ये जमानत 2022 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिली है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में उमर ने मंच से प्रशासन को कथित तौर पर धमकी दी थी। वहीं मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अब्बास ने दिवंगत मुख्तार के लिए आयोजित की जा रही प्रार्थना सभा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली सीट पर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी सीट पर ऑब्जर्वर बनाया गया। 2 काफी वरिष्ठ नेता। रायबरेली सीट से आप जानते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी सीट से कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं। 1999 से ये पहला मौका है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। मांग की है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार किए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरक्षित वर्ग की महिला इमरती देवी के बारे में जीतू पटवारी के दिए बयानों से स्पष्ट होता है कि जीतू पटवारी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, ऐसा अपनी चिट्ठी में लिखा है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।